हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सिज़ोफ्रेनिया के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियोस में हमने मीनिंग और कंसेप्ट ऑफ सिज़ोफ्रेनिया को डिटेल में बतलाया और उसके बाद हम लोगों ने क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ सिज़ोफ्रेनिया के बारे में बतलाया। आज के इस तीसरे वीडियो में सिज़ोफ्रेनिया के टाइप्स को हम लोग बताएंगे और उसको टाइप्स को समझने के पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है। Schizophrenia is a group of psychotic disorders characterized by major disturbances in thought, emotion and behavior। इसका मतलब ये है कि सिजोफ्रेनिया एक तरह का साइकोटिक डिज़ॉर्डर है। हमने पहले भी बतलाया आपको कि दो तरह के मानसिक विकृति होते हैं, मेंटल डिज़ॉर्डर्स होते हैं, जिसमें साइकोटिक और न्यूरोटिक होता है। न्यूरोटिक हल्के प्रकार का मानसिक विकार होता है और साइकोटिक मेजर तरह का यानी जटिल प्रकार का मानसिक विकार होता है। इसमें जो पर्सनैलिटी होती है वो बुरी तरह से विक्षिप्त हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे मेजर डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जैसे थॉट प्रोसेस में यानी सोचने में, व्यक्ति के चिंतन करने में, संवेग को अभिव्यक्त करने में, बिहेवियर, उनका बिहेवियर बिल्कुल डिस्टर्प्टेड होता है, बिल्कुल ही अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं होता है। डिसऑर्डर्ड थिंकिंग इन विच आइडियाज़ आर नॉट लॉजिकली रिलेटेड। इसका मतलब ये है कि उन लोग का जो थिंकिंग होता है वो भी, उसमें भी डिसऑर्डर पाए जाते हैं। असंगत बातों को वो लोग सोचते हैं और क्रिया करते हैं, और उनका जो भी आइडियाज़ होता है, विचार होता है, वो लॉजिकल नहीं होता है, किसी तरह का कोई संगत नहीं होता है, किसी तरह का विवेकपूर्ण नहीं होता। उनका परसेप्शन फॉल्टी होता है, फॉल्टी परसेप्शन एंड अटेंशन, यानी कि ध्यान और प्रत्यक्षीकरण दोनों ही गलत होता है, क्योंकि उन लोग सही तरीके से किसी भी चीज़ को परसीव नहीं कर पाते हैं, वो सक्षम नहीं होते। बिज़ारे डिस्टर्बेंसेस इन मोटर एक्टिविटीज़, यानी कि मोटर एक्टिविटी, जो हाथ पैर का चलना, जो भी काम हम करते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें उन लोगों को डिस्टर्बेंसेस होता है। और फ्लैट और इनएप्रोप्रिएट इफ़ेक्ट, यानी कि चाहे तो बिल्कुल ही नॉर्मल न्यूट्रल होगा या फिर इनएप्रोप्रिएट इफ़ेक्ट, यानी कि इमोशनली वे लोग अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने इमोशंस को इजहार नहीं कर सकते, वो लोग अपनी बातों को सही तरह से अभिव्यक्त नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन डेविसन और नील ने बतलाया। और इसके अलावा भी हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे अदर सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे स्पीच डिसऑर्डर होता है, उन लोग बात नहीं कर पाते हैं, उन लोग का जो पोस्चर होता है, वो पोस्चर भी बिल्कुल ही अजीब तरह का होता है, जो कि हम लोग पिछले वीडियोज़ में हम लोग बता भी चुके हैं इसके बारे में डिटेल्स में कि उनका क्या सिम्टम्स होता है। उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग बताएं तो लैक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, जो हमने बतलाया अभी कि इनका थिंकिंग जो होता है वो लॉजिकल नहीं होता है, यानी कि वो लोग संगत बातें नहीं सोच पाते हैं। इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ डिल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस, उनका अपना अलग दुनिया होता है, इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, जिसमें वे लोग अपने डिल्यूजन्स, तरह तरह के व्यामोह और तरह तरह के विभ्रम से ग्रसित होते हैं, और उनको बुरी बुरी तरह से विचार आते रहते हैं मन में हमेशा। तो उन लोग का उसी सब में प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं। लैक ऑफ सोशल कंटैक्ट, और इसी कारण से वे लोग सोशली किसी के साथ न मिक्सअप नहीं कर पाते हैं, ना किसी से बातचीत कर पाते हैं, ना किसी के साथ वो अपने फीलिंग शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उन लोग को आसपास के वातावरण का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं रह जाता है, बिल्कुल वो अनभिज्ञ होते हैं अपने आसपास के वातावरण से, इसीलिए उन लोग का सोशल कंटैक्ट भी बहुत ही कम होता है। डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, इमोशन एंड बिहेवियर, उन लोगों का जो थिंकिंग होता है वो भी डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, इमोशंस बिल्कुल ही विकृत होते हैं, इमोशनल रिएक्शंस बिल्कुल गलत हो जाता है, और उनका बिहेवियर भी बिल्कुल समय के अनुसार नहीं होता। आइए अब हम लोग टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया के बारे में पढ़ें, जिसमें मूलतः 4-5 तरह के सिजोफ्रेनिया के टाइप्स को यहाँ बतलाया गया है। सिजोफ्रेनिया एक तरह का हेट्रोजीनियस विकृति है, यानी कि इसमें बहुत तरह की चीज़ों को देखते हैं हम लोग, बहुत तरह के सिम्टम्स को देखते हैं, जैसे हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी, कैटेटोनिया, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि हम लोग टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया के किसी भी मरीज़ के अंदर सिम्टम्स में पाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया के बारे में बात करें। जैसा कि शब्द से ही जाहिर है, डिसऑर्गेनाइज्ड यानी कि इसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व बुरी तरह से विघटित होता है, बुरी तरह से विक्षिप्त होता है, और इसको डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया भी कहा जाता है। इसमें इन लोगों का बिल्कुल फ्लैट इफ़ेक्ट होता है, यानी कि किसी भी माहौल में उनका जो रिएक्शन होना चाहिए वो रिएक्शन उसके अनुसार नहीं होता, और ना ही किसी तरह का उन लोग उत्तेजना शो करते हैं, ना ही डिप्रेशन, बिल्कुल फ्लैट इफ़ेक्ट होता है उनका, कुंठित होता है, यानी कि वो लोग कुछ बोल नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते। डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस का भरमार है इनके अंदर, और अधिकतर ये रिलीजियस और दंडात्मक होता है। तो और ये
जितने भी पेशेंट्स होते हैं डिसऑर्गेनाइज सिज़ोफ्रेनिया के, उनका जो सामान्य जो संचार होता है, यानी कि जो बातचीत करने कम्युनिकेशन जो होता है बिल्कुल अवरुद्ध होता है। उनको अलगाव की प्रकृति उनमें उनके अंदर उनके व्यवहार में पाई जाती है और बिल्कुल मूर्खतापूर्ण व्यवहार उन लोग करते हैं। जैसे जब हँसना होता है तो रोते हैं, जब रोना होता है तो हँसते हैं। इस तरह से उन लोग का जो सोशल रिलेशनशिप है वो भी बिल्कुल अवरुद्ध होता है और वे लोग बिल्कुल ही अपने आप को सोशली एडजस्ट नहीं कर पाते। दूसरा है कैटाटॉनिक सिज़ोफ्रेनिया। कैटाटॉनिक सिज़ोफ्रेनिया का वर्णन सबसे पहले कार्ल कार्लबॉम ने किया था, जो कि एक जर्मन चिकित्सक थे। उन्होंने कहा कि इसे एक हम ऑर्गेनिक डिसऑर्डर के रूप में हम लोग कह सकते हैं, जिसमें कि साइकोमोटर एक्टिविटीज़ की बहुत ज़्यादा अधिकता पाई जाती है। यानी साइकोमोटर एक्टिविटीज़ पिछले वीडियो में भी हमने बताया कि जिसमें दैहिक यानी कि मानसिक और जो हमारे बॉडीली जो सिम्टम्स हैं, पेशीय जो है, उसमें एक्टिविटीज़ जो होता है उसको हम लोग कहते हैं साइकोमोटर एक्टिविटीज़। जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि इसमें कभी-कभी तो कैटाटॉनिक स्टूपर होता है, जिसमें कि मोशनलेस हो जाता है व्यक्ति, जिसमें किसी तरह का कोई काम नहीं करता, चुपचाप एक जगह बैठा रहता है, एक तरह शून्य में देखता रहता है, अनरिस्पॉन्सिव होता है, कोई तरह का कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करता है और एक ही पोस्चर में कई दिनों तक खड़ा रह सकता है, कई दिनों तक एक ही पोस्चर में बैठ सकता है। उससे क्या होता है कि उसके मांसपेशियों में रिजिडिटी आ जाती है, जिसको कि हम कैटाटॉनिक रिजिडिटी भी कहते हैं। नेगेटिविज़्म आ जाता है उनके अंदर, उनका जो रिजिड एटीट्यूड होता है वो बिल्कुल रिजिड हो जाता है और वो किसी भी हालत से अपने उस एटीट्यूड को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये इतने सारे इनके अंदर कैटाटोनिया में देखा जाता है। साथ ही साथ इसमें कभी-कभी एक्साइटेड फ़ेज़ भी होता है, यानी ये लोग बहुत उत्तेजित अवस्था में भी पाए जाते हैं और जब ये लोग उत्तेजित अवस्था में रहते हैं तो वो काफ़ी शारीरिक रूप से काफ़ी वायलेंट भी हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं और वो कभी-कभी अपने को भी, कभी-कभी दूसरों को भी क्षति पहुंचा सकते हैं। शारीरिक क्षति, मानसिक क्षति तो पहुंचाते ही हैं और मानसिक रूप से तो वो बिल्कुल विक्षिप्त होते ही हैं। उनके अंदर आक्रामक हो जाते हैं, वे लोग काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ड्रग थेरेपी के द्वारा उन्हें शांत किया जाता है और उनके एक्साइटमेंट को कम किया जाता है। ऐसे हम लोग ट्रीटमेंट में डिटेल में पढ़ेंगे कि उसमें क्या होता है। नेक्स्ट है पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया। पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया ऑडिटरी, जिसमें बहुत सारे पैरानॉइड सिम्टम्स पाए जाते हैं, जैसे पैरानॉइड हेलुसिनेशंस पाए जाते हैं, जैसे कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन, उनको तरह तरह की बातें सुनने में आती है, जो नहीं भी आवाज़ कहीं से आ रहा है फिर भी वो सुन लेते हैं, देख लेते हैं, किसी को जो नहीं दिखता है उसको भी वो लोग देख लेते हैं। उनके अंदर व्यामोह की स्थिति बहुत ज़्यादा होती है, रॉन्ग बिलीफ उनके अंदर बिल्कुल जकड़ लेता है उसको और वो अपने उस बिलीफ को किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकता। यानी कि उसके अंदर खासकर 2-3 डेल्यूजन्स होते हैं, जैसे दंडात्मक व्यामोह कहते हैं, जिसको डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन कहते हैं। उसके बाद बड़प्पन का व्यामोह कहते हैं, जैसे डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर कहते हैं। ईर्ष्या का व्यामोह यानी डिल्यूजन ऑफ जेलसी कहते हैं। उसके बाद संदर्भ का व्यामोह डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इस तरह से और बहुत सारे ऐसे डिल्यूजन्स उनको होते हैं। तो इस पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया जो टाइप है, उस टाइप में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इनमें हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स की अधिकता होती है और ये लोग बहुत ज़्यादा चिंतित और बहुत उसी में प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं उस तरह के सिचुएशन में, जबकि वो तरह तरह के उनको डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस को फेस करना पड़ता है। उसके बाद है अनडिफरेंशिएटेड सिज़ोफ्रेनिया। अनडिफरेंशिएटेड सिज़ोफ्रेनिया में इस श्रेणी में वो मानसिक रोगी को रखा जाता है जो सिज़ोफ्रेनिया के रोग में पहचान तो कर ली जाती है, परंतु उन्हें माने सिज़ोफ्रेनिया का कोई भी स्पष्ट प्रकार में रखना संभव नहीं होता, यानी कि उसके अंदर मिक्स्ड फीलिंग होता है। ये अक्यूट अनडिफरेंशिएटेड सिज़ोफ्रेनिया भी इसको हम लोग कहते हैं कि अचानक से कभी कोई ऐसा सिम्टम उसके अंदर उभर जाता है और इसको फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है, लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है तब उसको क्रॉनिक अनडिफरेंशिएटेड सिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे सिम्टम्स का मिलान हम देखते हैं, मिश्रण देखते हैं, जिसको कि हम अनडिफरेंशिएटेड सिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। उसके बाद है रेसिडुअल सिज़ोफ्रेनिया, दिस इज़ द लास्ट। उसमें है कि इस श्रेणी में ऐसे सिज़ोफ्रेनिया के रोगियों को रखा जाता है जो कि कसौटी पर खरे तो उतरते हैं कि उनका जो भी उसका कसौटी है सिज़ोफ्रेनिया का, उसमें खरे उतरते हैं, परंतु फिर भी उनमें इसके लक्षण नहीं दिख पाते।
तो इसमें रेसिडुअल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि, और इसमें ख़ास तौर पर हम ये देखते हैं कि इनका बिहेवियर बहुत ही एक्सेंट्रिक टाइप का होता है, बहुत ही अनोखा होता है, और ये लोग समाज से बिल्कुल विड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को, और इलॉजिकल थिंकिंग इनके अंदर होता है। सोशल आइसोलेशन में रहते हैं वे लोग। उनका जो स्पष्ट जो इम्पेयरमेंट पाया जाता है बोलने में, सुनने में, लिखने में, राइटिंग इम्पेयरमेंट, कुछ भी लिखेंगे तो कुछ लिख नहीं पाते हैं ढंग से। इनका विचित्र व्यवहार होता है, और उसके बाद बिल्कुल ही इनका जो इमोशंस होता है बिल्कुल ब्लंट होता है, कुंठित होता है, और बिल्कुल भाव शून्यता इनमें होती है। तो इन सारे तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स रेसिडुअल सिज़ोफ्रेनिया में पाए जाते हैं। अब आइए डायमेंशंस को हम इस तरह से कह सकते हैं, डायमेंशंस ऑफ सिज़ोफ्रेनिया क्या है। इसमें रोगियों के उन लक्षणों के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है, जैसे कि जैसा जैसा लक्षण होगा वैसे वैसे हम उसको श्रेणीबद्ध कर लेते हैं, क्योंकि इसमें समझना आसान होता है कि वो किस स्टेज पर हैं और क्या उसका श्रेणी क्या हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले है एक्यूट क्रॉनिक डायमेंशन, दूसरा है पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम डायमेंशन, और तीसरा है पैरानॉइड नॉन पैरानॉइड डायमेंशन। तो एक्यूट क्रॉनिक डायमेंशन में क्या होता है कि मनोविदिलता के जो लक्षण होते हैं शुरुआत में अचानक बहुत तेज़ी से किसी घातक घटना के कारण हो जाता है, और उसके बाद उसको एक्यूट कहते हैं। और जब बहुत दिनों तक अगर किसी तरह का ये सिचुएशन रहता है तो उसको हम क्रॉनिक डायमेंशन कहते हैं, यानी कि ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। दूसरा है डायमेंशन ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव सिम्टम। इसमें क्या होता है कि हम लोग पिछले वीडियो में पॉजिटिव सिम्टम के बारे में पढ़े, नेगेटिव सिम्टम के बारे में पढ़े, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि कभी कभी पेशेंट्स को दोनों ये सिम्टम, कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव, दोनों ही उसके अंदर देखने को मिलता है। और जब इस तरह का सिम्टम देखने को मिलता है तो उसमें हम दे पाते हैं कि ये दोनों का मिश्रण भी हम लोग कभी कभी इसमें देख लेते हैं। तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम के आधार पर भी हम बता सकते हैं कि वो किस तरह का मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं, बल्कि ये एक तरह का सिज़ोफ्रेनिया का ही प्रभाव है, और सिज़ोफ्रेनिया का ही ये ऐसा समझा जाता है। नेक्स्ट है पैरानॉइड एंड नॉन पैरानॉइड डिमेंशन। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे पैरानॉइड सिम्टम्स, जैसे दंडात्मक व्यामोह, अभी हमने तुरंत बताया आपको, बड़प्पन का व्यामोह, या फिर जेलसी का व्यामोह, ये सब क्या होता है कि उपस्थित होते हैं। और कभी कभी ये सब उपस्थित, ऐसे सिम्टम उपस्थित नहीं होते हैं, तब वैसी स्थिति में हम कहते हैं नॉन पैरानॉइड। जब पैरानॉइड सिम्टम्स देखते हैं तो पैरानॉइड डायमेंशन कहते हैं, और जब नॉन पैरानॉइड, जबकि ये सब सिम्टम्स नहीं देखते उनके, तो हम लोग कहते हैं नॉन पैरानॉइड डायमेंशन। तो इस तरीके से ये हम देखते हैं कि ये इतने सारे आयाम हैं सिज़ोफ्रेनिया के, इतने सारे डायमेंशंस हैं, जिसके द्वारा हम सिज़ोफ्रेनिया को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और इसको आप लोग देखिए, समझिए, और यदि किसी तरह का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो मैसेज बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।